Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adover's News Analysis. Today is 28th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adover's News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीज़ा एक्सटेंशन डिनाइड. अब पहले आप यहाँ पर इसका एक टाइमलाइन देखेंगे, हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं. ठीक है, तो जर्नलिस्ट हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ वर्सनिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया एंड चाइना के आप रिलेशन देख रहे हैं. हमारे यहाँ पर 2020 से ही नहीं, उससे पहले से ही हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं. तो अब 2016 की बात करेंगे तो देखिए इन 2016 इंडिया आस्क 3 ज़ुना रिपोर्टर्स टू लीव. इंडिया ने क्या कहा कि जो 3 चाइनीज़ यहाँ पर रिपोर्टर्स थे उनसे ये कहा कि आप इंडिया को छोड़कर चले जाएं. ओके, 2017 में क्या होता है, इंडिया बिगिंस इशूइंग शॉर्ट एंड 3 months वीज़ा फॉर चाइनीज़ मीडिया. फिर इंडिया ने धीरे धीरे क्या करने लगे कि जो चाइनीज़ मीडिया के जर्नलिस्ट थे उनका जो वीज़ा था उसका जो टाइम पीरियड था उसको शॉर्ट करने लगे. पहले जो टाइम पीरियड मान लीजिए 6 months का होता था, 1 year का होता था, उससे अब इसका जो टाइम पीरियड था उसे छोटा करके अब कितना कर दिया गया, 3 months कर दिया गया इन 2017. ओके, इसी के चलते यहाँ पर 2020 में भी हमने क्या देखा कि चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आएगा. अब जब इंडिया की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन है तो चाइना उसको ज़रूर काउंटर करेगा ही ना, वो भी कुछ एक्शन लेगा. तो 2020 में हम क्या देखते हैं कि चाइना रिफ्यूजेस न्यू वीजा लीविंग ओनली 3 इंडियन रिपोर्टर्स इन द कंट्री. चाइना भी क्या करता है, जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें रिफ्यूज करता है कि वो क्या करेगा, उन्हें वीजा प्रोवाइड नहीं करेगा. और एट दैट टाइम चाइना में ओनली 3 इंडियन रिपोर्टर्स आपके बचते हैं. इसी के चलते इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया एंड्स वीज़ा एक्सटेंशन फॉर सम चाइनीज करस्पॉन्डेंट्स. तो इसी के करस्पॉन्ड में आप देखते हैं कि इंडिया ने भी जो अभी तक ये वीज़ा को एक्सटेंड किया जा रहा था, मतलब जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल 6 months का एक्सटेंशन मिला, 1 month का एक्सटेंशन मिला, ये जो एक्सटेंशन मिल रहा था चाइनीज जर्नलिस्ट को उसे भी अब क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से एंड कर दिया गया. अब अप्रैल 2023 की बात है, आप देखेंगे चाइनीज मीडिया प्रेजेंस डिप टू बीजिंग आस्क्ड 2 इंडियन करस्पॉन्डेंट्स टू लीव. अब यहाँ पर क्या होता है कि चाइनीज मीडिया में हम देखते हैं जो 2 इंडियन आपके जर्नलिस्ट थे, तो बीजिंग ने मतलब चाइना ने उनसे क्या कहा कि आप मतलब कंट्री छोड़कर यहाँ पर चले जाइए. और जून 2023 में आप देखेंगे लास्ट चाइनीज रिपोर्टर इन इंडिया डिनाइज वीज़ा एक्सटेंशन. इंडिया में जो एक लास्ट चाइनीज रिपोर्टर था, है ना, जो लास्ट चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया में बचे हुए थे चाइना के, उसका भी जो वीज़ा है वो डिनाई कर दिया गया है और वो अपनी जो लैंड टेरिटरी है चाइना में मतलब वो वापस जा चुके हैं. तो ये पूरा इशू क्यों आया, हमने यहाँ पर देखा कि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं 2016 से देख रहे हैं जर्नलिस्ट को जो वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए आज के टाइम पे इंडिया में एक भी आपका चाइनीज जर्नलिस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा. तो देखिए देयर आर नो चाइनीज जर्नलिस्ट इन इंडिया नाउ. द लास्ट रिमेनिंग रिपोर्टर फ्रॉम चाइनाज ऑफिशियल जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी लेफ्ट न्यू दिल्ली अराउंड 1 week ago आफ्टर बीइंग डिनाइड अ वीज़ा एक्सटेंशन. यहाँ पे जो उन्हें मतलब कि डिनाई कर दिया गया था वीज़ा एक्सटेंशन से. तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे जो रिलेशन एक तरीके से इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है यहाँ पर आप इसकी बात कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, वीज़ा से डिनाई किया जा रहा है. तो एक तरीके से जो हमारा रिलेशन को मेंटेन करने की बात आती है कि हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्ट पावर की तरह सामने आ सकते हैं. जर्नलिस्ट को इनको वीज़ा जो है एग्जिट रूट इन्हें जो दिखाने की वजह हम अगर इन्हें वीज़ा प्रोवाइड करते, मतलब वीज़ा का जो टाइम पीरियड था उसे एक्सटेंड करते, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम रिलेशन को मेंटेन कर सकते थे. बट हमें यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स मोदी. अब यहाँ पर इस आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. हमारा लास्ट का कल का क्वेश्चन क्या था, हमने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. यहाँ पर आपके पास 6 कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और हमें ये बताना था कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं. आपसे पूछा गया लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन, कौन कौन सी यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो लैंड बॉर्डर यूक्रेन के साथ शेयर करती हैं. तो यू हैव टू आंसर यहाँ पे ओनली 2 कंट्रीज, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5. तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है. ओके, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. अगर आपको यूक्रेन का नहीं पता, हमने देखिए कई बार वैसे डिस्कस किया है यूक्रेन, हमने कई बार मैप को भी देखा है और ये भी कहा कि देखिए यूक्रेन यहाँ पर आपका क्राइसिस में, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनना 101% है आपका.
ठीक है, 100% है कि इस एरिया से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले यहाँ पर, और सब लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन सी हैं? बल्गेरिया, हंगरी, लटाविया, चेक रिपब्लिक, लिथुनिया, रोमानिया। तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज आपकी यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? तो यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आंसर करेंगे। तो पहला आपका ऑप्शन है ओनली 2, सेकेंड ऑप्शन इज ओनली 3, मतलब इसमें से क्या 2 कंट्रीज शेयर करती हैं, क्या 3 कंट्रीज करती हैं, क्या 4 कंट्रीज करती हैं, या 5 कंट्रीज। तो इसमें आपको ऐसा नहीं बताना कि आपकी बल्गेरिया करती है कि हंगरिया करती है, आपको सिर्फ ये बताना कि कितनी कंट्रीज यहाँ पर यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी ने आंसर किया होगा। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 कंट्रीज। ये जितने भी यहाँ पर आपके पास 6 कंट्रीज दी गई हैं, इसमें से सिर्फ आपकी 2 कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब आप इसका मैप देखिए। ओके, ये रहा आपका यूक्रेन, तो यूक्रेन के साथ आप देखेंगे रोमानिया और यहाँ पर हंगरी। ठीक है, तो और अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे रशिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है आपका, बेलारूस के साथ होता है, पोलैंड के साथ होता है, जो स्लाविया के साथ होता है, रोमानिया के साथ होता है। बट हमारे ऑप्शन में सिर्फ क्या है? हंगरी एंड रोमानिया। तो आपका राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, और सेकंड नंबर की जो कंट्री है और 6 नंबर की जो कंट्री है। तो सिर्फ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन तो 6 है, बट इसमें से सिर्फ 2 कंट्रीज क्या कर रही हैं? यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी का आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा आज का क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट, व्हाई? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर नर्मदा रिवर आपकी कहाँ? ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। उसका जो मतलब कि ड्रेनेज होता है कहाँ? अरेबियन सी में होता है। और अदर जितनी भी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है वो कहाँ? ईस्ट से लेकर मतलब कि ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल में क्या होती है आपकी यहाँ पर, उसका जो एम्प्टी होती हैं, अपने आप को खाली करती हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली, आपका ऑप्शन नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट 1 ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास। थर्ड ऑप्शन इज द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, कि नर्मदा रिवर एक पेनिनसुला इंडिया रिवर है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर है। नर्मदा रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से फ्लो होती है? आपकी ईस्ट मतलब कि मिडिल जो सेंट्रल आपका इंडिया, वहां से स्टार्ट होती है और वेस्ट की तरफ ये फ्लो होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, और लास्ट में अरेबियन सी में जाके अपने आप को खाली करती है। उसके बाद अदर रिवर्स की हम बात करते हैं, जैसे कृष्णा रिवर हो गई, महानदी रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई, बहुत सारी आपकी जो रिवर्स हैं पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स, वो यहाँ पर अपने आप को ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। उनका जो फ्लो होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, इस साइड होता है, बे ऑफ बंगाल में उनका लास्ट ड्रेनेज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका हमें रीजन बताना है। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, क्या नर्मदा रिवर के पास आपकी लीनियर रिफ्ट वैली है? सेकंड स्टेटमेंट इज इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरास, क्या ये विंध्या और सतपुरा जो रेंज है उनके बीच में होकर बीच से निकलती है? थर्ड ऑप्शन इज द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया का जो स्लोप है, क्या वो वेस्ट की तरफ है? इसलिए वो रिवर जो है आपकी नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो आपके पास यहाँ पे कोड दिए गए हैं, ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड नन। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। यहाँ पर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन दैट कंडीशन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर ये हमें डिसाइड करना है कि सुप्रीम कोर्ट किस ज्यूरिडिक्शन से इस पर अपनी पावर को यहाँ पर असाइन करता है, डिस्प्यूट को यहाँ पर डिसाइड करता है। आपके पास ऑप्शन है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, अपैरेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड रिट ज्यूरिडिक्शन। मतलब कि या तो एडवाइजरी, किसी ने एडवाइस किया कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट को, मतलब किसी ने एडवाइस किया कि आप सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे कोई डिस्प्यूट अराइज है तो आप इस पर देख सकते हैं। अपैरेट ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे किसी ने अपील के थ्रू यहाँ पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी कि यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन
जुरिडिक्शन प्रोवाइड करिए सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो पूरा केस है डायरेक्टली कहा गया आपका सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो वहां पर होती है क्या, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन की बात करते हैं। रिट जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो आपकी 5 रिट्स हैं उसको यहाँ पर इशू करता है और उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन लेता है। तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सभी को इसका आंसर देना है। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा, आपको पहले क्वेश्चन ये देखना है तो ये किस ज्यूरिडिक्शन के अंडर आपका फॉल होता है। वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इसका आंसर दूंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स मोदी। अब इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट पेज में एक और आर्टिकल है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मोदी पिच फॉर यूसीसी ऑन द सेम लाइन एज सेंटर्स एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर अब बात की जा रही है, हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारी लॉ कमीशन है वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने भी ये कहा, डिमांड करी, लोगों का जो राय थी, एडवाइस थी वो मांगी कि क्या हमें हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ये आपका क्या है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसके अंडर, आपका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 आर्टिकल 44 के अंदर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसका मतलब ये है कि आपका मैरिज का जो प्रोविजन है, ठीक है, डाइवोर्स का जो प्रोविजन है और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की जो बात है, तो इसके लिए हम क्या लेकर आए, एक कॉमन लॉ लेकर आए। अभी इंडिया में आपके बहुत सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं मैरिज से रिलेटेड। आपका हिंदू मैरिज एक्ट आ जाता है, मुस्लिम का यहाँ पर अलग एक्ट होता है, जैन का यहाँ पर जो सिखिज्म है, जैन है, सबका यहाँ पे जो मैरिज का जो प्रोविजन है वो अलग अलग होता है। डाइवोर्स का भी प्रोविजन इनका अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है ना, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी जो है, इनहेरिटेंस जो होती है, उसका भी जो प्रोविजन है इंडिया में अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर बात की जा रही थी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो यूसीसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम यूसीसी को ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही बिटर ग्राउंड, एक तरीके से हम बिटर जो रिलीजियस ग्राउंड है, इंडिया का पार्टीशन हुआ था रिलीजन के बेसिस पर, अगर उस टाइम पर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर देते तो बहुत बड़ी मतलब कि आपको इंडिया को मतलब कि एक साथ यूनिटी में लाने में आपको प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूसीसी को डीपीएसपी में रखा, मतलब कि स्टेट्स को यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी अगर सिचुएशन सही होती है, अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हुआ। अब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। मतलब मैरिज का, डाइवोर्स का और जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है, इसके लिए हम एक कॉमन लॉ लेकर आए। ठीक है, आपके जो यहाँ पे वेरियस, क्योंकि हम एक कंट्री में रहते हैं, अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो मैरिज का, डाइवोर्स का और जो आपका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का है, तो इसके लिए आपका एक लॉ होना चाहिए। आप देखिए इस यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने स्पीच देते हुए ये कहा, इफ इन द सेम फैमिली देयर इज वन लॉ फॉर वन मेंबर एंड अनदर लॉ फॉर द सेकंड member will that household be able to function, can one run the country with सच ड्यूअल सिस्टम। तो यहाँ पर उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर आपकी एक फैमिली है और फैमिली में आपके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर के लिए यहाँ पर अलग लॉ है, दूसरे मेंबर के लिए अलग लॉ है, तो क्या इस कंडीशन में आपका घर अच्छे से चलेगा, है ना? क्या यहाँ पर दो लॉ, जो आपके दो लॉ, डुअल जो आपका जो डुअल लॉ है, डुअल सिस्टम है, क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? उस कंडीशन में क्या कंट्री अच्छे से रन कर पाएगी या नहीं? इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम सारे सिटीजन्स को ये कहते हैं कि आप अपनी यहाँ पर राय दीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी से, रिलीजियस यहाँ पर जो आपकी कम्युनिटीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे ये कहा कि हमने यहाँ पर राय देना है। ही अर्जेस मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स टू अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्टिगेटिंग देम टू रियून देम। ओके, तो यहाँ पर अर्ज किया जा रहा है सभी से कि आप यहाँ पे अपनी एडवाइस दीजिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आ सकें, क्योंकि हम एक नेशन है। यहाँ पे हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म में यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, सबके लिए एक ही राइट होगा। अब इसमें भी देखिए इसी के चलते यहाँ पे सेंटर ने भी क्या किया है, एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी, टिल डेट नो एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे
है ना, फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यूसीसी को, आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसे इंडेवर किया जाएगा, बट अब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब यूसीसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। तो यहाँ पर जितना मतलब कि जो पर्सनल मैटर्स है उसके लिए हम क्या लेकर आएंगे, एक ही लॉ लेकर आएंगे, हमारी पूरी कंट्री में वही लॉ होगा। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है, इट लेज डाउन द स्टेट शैल endeavor to secure UCC for the citizens throughout the territory of India। तो आपको यहां पर देखना है, state shall endeavor to secure, आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, state shall endeavor to secure UCC for citizens। ओके, यहाँ पर कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में। आप सभी को पता है, कोई भी लॉ आता है तो कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट में होते हैं। फेवर की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी इन केसेस, यहाँ पर जितने भी आपके क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल मैटर केसेस आते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर आपका कोड होगा, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जेंडर जस्टिस होगा, इफ यूसीसी इज इनेक्टेड ऑल पर्सनल लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल डू अवे विद जेंडर बायसनेस इन द एग्जिस्टिंग लॉज। यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो लॉज है वहां पे एक तरीके से आपको जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। ठीक है, कि मतलब अगर हम प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो आपको कुछ लॉज में ये देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ जो आपका मेल है, बॉय है, उसकी तरफ जाएगा, है ना, आदमियों की मतलब जो मेल होता है उसको ज्यादातर यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोवाइड किया जाता है। गर्ल्स यहाँ पे कई बार पीछे छूट जाती हैं। तो अगर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर एक लॉ लेकर आ जाते हैं कि ऐसा होता कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के पास यहाँ पर मान लीजिए 10 एकड़ की यहाँ पे जमीन है, ठीक है, उनके पास पूरा 10 एकड़ की जमीन है, तो 5 किसको जाएगा, लड़के को जाएगा, और 5 इस लड़की को जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक लॉ लेकर आते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अलग अलग पर्सनल मैटर्स की, तो मुस्लिम्स में यहाँ पे अलग प्रोविजन है प्रॉपर्टी का, आपका जो हिंदू है उनका अलग प्रोविजन है, सिखिज्म में अलग प्रोविजन है। तो अगर एक लॉ लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम एक तरीके से क्या प्रोवाइड करेंगे, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, अ सेक्युलर नेशन नीड अ कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन रेदर देन डिफरेंशिएटेड रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपके जो रूल्स हैं उस बेसिस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सभी के लिए क्या होगा, एक कॉमन लॉ होगा। ओके, आपका जो शरिया एक्ट है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ और द शरीयत एक्ट 1937। इवन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। एक आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ आ जाता है और शरीयत एक्ट 1937 आ जाता है, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, तो प्लूरलिटी इन ऑलरेडी कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। ये कहा जा रहा है कि हम अगर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को देखते हैं तो ऑलरेडी वहां पे प्लूरलिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू डाइवर्स पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन लॉ का, हम उसे किसी भी जो हमारे डाइवर्स पर्सनल लॉज है वेरियस कम्युनिटीज के, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट फ्रेमर डिड नॉट इंटेंडेड टोटल यूनिफॉर्मिटी। यहां पर यह भी कहा जा रहा है, जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डीपीएसपी में रखा गया है, क्योंकि डीपीएसपी क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं है। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट्स थे, फ्रेमर्स जो थे, हमें अगर उन्हें यूनिफॉर्मिटी लानी ही थी, उन्हें अगर टोटल यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी ही थी, तो वो ऑलरेडी क्या कर देते, यूसीसी को इंप्लीमेंट कर देते स्टार्टिंग में ही। बट वो भी नहीं चाहते थे कि हम क्या लेकर आए, टोटल यूनिफॉर्मिटी लेकर आए इंडिया में। इसलिए हमने क्या किया है, इसे यूसीसी में, मतलब कि आपका डीपीएसपी में रखा है कि शैल एंडेवर, मतलब स्टेट क्या कर सकते हैं, जब मतलब सिचुएशन सही हो तो इस लॉ को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कस्टमरी लॉ, मेनी ट्राइबल ग्रुप्स इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन फॉलो देयर ओन कस्टमरी लॉज। अब यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स की बात आ जाती है। ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे आपके ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उनके जो पर्सनल लॉज हैं, ऑलरेडी देखिए, हम सब अभी यूसीसी की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे, हमारे जो अदर लॉज हैं, बट उन पर भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको रिगार्ड, मतलब कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो उनका जो कस्टमरी लॉज है, रिलीजियस लॉज है, उनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मे बी यूसीसी अगर आ भी जाए तो ट्राइबल जो पीपल्स है वो क्या करें, यहाँ पर इन लॉज को ना फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25 भी क्या कहते हैं, इट सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। हमारा एक तरीके से जो यूसीसी आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, उसे क्या करेगा, वॉलेट करेगा, क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है आपका, इट सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास
फ्रीडम है कि आपका जो रिलीजन है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर आ जाता है तो इन दैट कंडीशन आप क्या कर रहे हैं, हमारा जो आर्टिकल 25 है उसे वॉलेट किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे यूसीसी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, आज एडिटोरियल सेक्शन के जो एडिटोरियल्स हैं वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, हम इसे नेक्स्ट सेशन में इसे पूरा इंक्लूड किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी जितनी भी छोटी छोटी न्यूज़ है उसे हम मेनली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है सेडिशन लॉ से रिलेटेड। सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी। अब देखिए, आपकी जो दो इंपॉर्टेंट लॉ, आपकी दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आ गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा आता है आपका सेडिशन लॉ। ये दोनों न्यूज में है और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सेडिशन लॉ क्या है आपका, आईपीसी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124 क्लॉज ए आपका क्या कहता है, सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सेडिशन लॉ क्या है, ठीक है, तो देखिए, इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट or contempt or excite to attempts to excite disaffection towards the government established by the law। पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। सेडिशन लॉ क्या कहता है कि आप कोई भी पर्सन है वो अपने वर्ड से या कुछ लिख कर या फिर कुछ बोल कर क्या करता है, या फिर किसी साइन के थ्रू या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, कोई वीडियो लेकर आए, कोई ऑडियो लेकर आए या कोई फोटो ऐसी जिसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हो, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में हम हेटरेट फैला रहे हो और उनको एक्साइट कर रहे हो, उनके अगेंस्ट में हम डिसअफेक्शन को और ज्यादा क्या कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, सेडिशन लॉ आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पर देखिए, डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कोई वॉयलेंस को एक्साइट किया जा रहा है तो वहां पर आपका क्या लगता है, सेडिशन लॉ लगता है। ये कब आता है आप सभी को पता है, ये 1837 में आपके जो ब्रिटिश इंडिया, जब हमारा कॉलोनियल राज था, है ना, कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश राज था, उस टाइम पर इस लॉ को लेकर आया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मे बी इसकी जरूरत थी। आज के टाइम पर हम कह सकते हैं कि सेडिशन लॉ को इंडिया में क्या इसकी जरूरत है या नहीं, इस पर क्वेश्चन उठा हुआ है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेडिशन लॉ पर स्टे लगा के रखा है कि कोई भी जो केसेस हैं आप सेडिशन लॉ के अंडर यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे, और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी यहाँ पर सेडिशन लॉ के अंदर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इवन सेंटर से भी ये कहा गया है कि आप इस पर देखिए क्या सेडिशन लॉ की अभी जरूरत है या नहीं। तो हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे कि हमारे जो लॉ कमीशन थे उन्होंने ये कहा कि हमें सेडिशन लॉ को रिटेन करने की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे, इंडिया की जो इंटीग्रिटी उसको बना के रखेंगे। हमें सेडिशन लॉ को इसलिए खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनियल रो है। हम बहुत सारे जो लॉज हैं कॉलोनियल एरा से वो हमारे चलते आ रहे हैं, जैसे कि हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, ठीक है, आपका जो ऑल इंडिया सर्विस है उसकी बात करते हैं, ये भी तो कॉलोनियल पीरियड से ही चलते आ रहे हैं, आपके ब्रिटिश राज से ही चलते आ रहे हैं। बट यहाँ पर हमें क्या इंश्योर करना है कि इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी, उस पर बात ना आए, इसलिए हमें सेडिशन लॉ को रिटेन करना चाहिए। अब आपकी जो यहाँ पर लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, 273 रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए थे कि जैसे कि एक टर्म दिया था कि जो अभी सेडिशन लॉ में आपका जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो कितना है, 3 years कुछ फाइन्स के साथ और अप टू लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे उसमें लाइफ टाइम ऑफ इम्प्रिजमेंट का आपका प्रोविजन है। तो जो लॉ कमीशन के भी रिपोर्ट है उन्होंने ये कहा कि जो पनिशमेंट है आप देखेंगे अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124A, पनिशमेंट कैन बी अप टू 3 years इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट फाइन, विच मे गो अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद और विदाउट फाइन। वी हैव फाउंड दैट देयर इज अ बिग गैप इन द पनिशमेंट प्रोविजन। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट का प्रोविजन था हमें उसमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया कि 3 साल से लेकर आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी सेडिशन लॉ के अंडर मिल सकता है। तो हमने इस गैप को क्या किया, फुलफिल किया। हमने 3 years से क्या कर दिया, उसको 7 year तक कर दिया, मतलब 3 year भी है, मतलब 3 years तक आप किसी भी पर्सन को पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये अप टू मतलब मैक्स टू मैक्स कितने ईयर जा सकती है, 7 year तक जा सकती है। ठीक है, तो हमने इस तरीके की चीजें की। आपको यहाँ पर जो लॉ कमीशन की जो आपकी रिपोर्ट्स आई है उसमें जो प्रोविजन दिए गए उनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है विद द एग्जिस्टिंग हमारा जो सेक्शन लॉ है सेक्शन 124 उसके साथ, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि एक तरीके से हम बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे जो इंडिया में स्पेशल लॉ आपके एग्जिस्ट करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA ऑपरेट्स इन फील्ड बट डिड नॉट कवर द ऑफेंस ऑफ सेडिशन एंड देयरफॉर द स्पेसिफिक लॉ ऑन सेडिशन नीडेड टू बी देयर टू। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा, हाँ इंडिया में बहुत सारे आपके लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं बट
बट वहां पर जो सेडिशन का ऑफेंस है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कवर नहीं किया जा रहा है, उस फील्ड को यहाँ पर कवर नहीं किया गया, इसलिए हमें यहाँ पे सेडिशन लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन आप देखेंगे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वहां पर भी ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि हम क्या कर सके, कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सेडिशन लॉ से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सेडिशन लॉ आप देखेंगे तो अभी अभी यहाँ पर क्या है, आपका कंट्रोवर्सी में चल रहा है बहुत सारे। आप सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा था, लास्ट आपका मई 2022 में ये कहा था, ऑल पेंडिंग केसेस टू बी कैप्ट इन एबियंस सेंटर स्टेट अर्ज नॉट टू रजिस्टर फ्रेश केसेस टिल सेक्शन 124A इज रिव्यूड। तो यहाँ पर सेक्शन 124A आईपीसी का जो उसे रिव्यू करने की बात की गई है और उस केसेस पे स्टेट से और सेंटर से ये कहा गया है कि इसके अंडर कोई भी जो न्यू आपके जो केसेस आते हैं उसे रजिस्टर ना किया जाए। अब इसी बात इसलिए चली क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा उसका फ्रिक्वेंट यूज कर रही थी, किसका, सेडिशन लॉ में। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहे हैं तो वहां पर आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे थे। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लेकर आना, अगर हम कुछ उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या वो सेडिशन लॉ के अंदर में आता है? तो हमें इसकी डेफिनेशन को पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम आगे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है उसको कर्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी ये कर्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सेडिशन लॉ मस्ट, हाँ, रिटेन करने, हमें इंडिया की इंटीग्रिटी की बात पता है, बट ये कितना वायलेबल है कितना नहीं उसके बारे में हमें देखना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 आर्टिकल है 23 वंदे भारत ट्रेन ऑन ट्रैक्स बट दे फेल टू लिव अप टू द प्रॉमिस ऑफ स्पीड। अब यहाँ पर 23 वंदे भारत जो ट्रेन हैं वो ट्रैक पर आ चुकी हैं, बट यहाँ पर जो प्रॉमिस किया गया था, जो स्पीड था, वो अभी उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अचीव इन द सेंस कि हमने अगर बोला था कि हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे, बट यहाँ पर जो ट्रेन है अभी हम उसको कितना में चला रहे हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है, जो प्रॉमिस स्पीड है, उसको हम यहाँ पर ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप सभी को पता है कि इतने सारे आपके जो अभी रेलवे के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके कारण ये कहा जा रहा है कि अभी हम स्पीड को क्या करके रखेंगे, कम ही करके रखेंगे। तो देखिए, अभी भोपाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, ग्रीन आपको फ्लैग दिखाया। तो देखिए, भोपाल एंड जबलपुर, भोपाल एंड इंदौर, गोवा एंड मुंबई, रांची एंड पटना एंड धारवाड़ एंड बेंगलुरु से यहाँ पर क्या आपके मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया है, वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया है। अभी यहाँ पर जो स्पीड है उसको मिनिमम रखा गया है, ज्यादा स्पीड नहीं रखी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर अभी ये क्लियर होगा। अब देखिए, आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। एडिटोरियल सेक्शन जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको हम नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लेंगे। एक्चुअली आज इसमें हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। आपको यहाँ पर ये बताना था कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो पावर है ऑन किस पर, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंडर फॉल होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका जो ऑप्शन सी है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर अलाई होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, आप देख सकते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट रेफर्स टू अ मैटर फॉर विच पर्टिकुलर कोर्ट इज अप्रोच्ड फर्स्ट। यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर मैटर आता है और उस मैटर को लेकर आप डायरेक्टली कहाँ पर गए, पर्टिकुलर कोर्ट पर गए। जैसे कि आप सेंटर और स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम डायरेक्टली कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये क्या आता है, आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है। ये किसके अंडर कवर होता है, आर्टिकल 131। आपको ये याद रखना है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131। इसमें आप बहुत सारे केसेस हैं, आप देख सकते हैं। disputes between the Indian government and one and more states, disputes between Indian government and one and more state on other side and one and more state on other side, dispute between two states। अगर आपका सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर सेंटर और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है,
आर्टिकल 32 जो आपका है फंडामेंटल राइट्स के बीच में अगर आपका कोई इन्फोर्समेंट करना है तो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉल्यूशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिट इशू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केसेस हाई कोर्ट से डायरेक्टली वो कहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इन केसेस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जो अंडर आर्टिकल 131 कवर होता है। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी का आंसर क्लियर होगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कल इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। आपको ये बताना है कि नर्मदा रिवर ईस्ट टू वेस्ट क्यों फ्लो होती है, इसके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कोड दिया गया है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज इतने ही आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीजों को क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को भी सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं विदाउट एनी मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।